साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास की कक्षा में। साथियों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे चिंतन यानी कि थिंकिंग। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथियों, चिंतन आप सब जानते हैं कि विश्व की प्रगति में मानव की चिंतन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान है। हम यदि बात करें कि संसार ने जितनी भी प्रगति की है, विश्व की प्रगति जो है, विश्व की उस प्रगति में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है मनुष्य की चिंतन प्रक्रिया का। यानी कि मनुष्य जब जब चिंतन करता है तो कुछ ना कुछ नया करता है या किसी समस्या का समाधान करता है। साथियों, चिंतन शक्ति के कारण ही मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। और स्वभावतः जो चिंतन होता है ये स्वभाव से ही होता है, अर्थात मनुष्य जो है वो स्वभावतः चिंतनशील होता है। यानी कि हम बात करें कि जो मनुष्य है ये मनुष्य स्वभावतः ही, अर्थात स्वभाव से ही क्या होता है, मनुष्य चिंतनशील होता है। मनुष्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो चिंतन करता है। वो क्या करता है? चिंतन करता है। और मनुष्य को जो चिंतन की प्रकृति है वो किससे मिली है? वो प्रकृति द्वारा उसे प्राप्त होती है। और मनोविज्ञान के अनुसार चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान ये कहता है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन को क्या बताया है मनोविज्ञान ने? मानसिक प्रक्रिया बताया है। अर्थात साइकोलॉजी जो है वो ये कहती है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। और इस मानसिक प्रक्रिया में संवेदना भी होती है। इसमें क्या क्या होता है? इस मानसिक प्रक्रिया में संवेदना भी होती है, प्रत्यक्षीकरण भी होता है, ध्यान भी होता है। इसके अलावा इसमें स्मृति होती है और कल्पना भी होती है। स्मृति भी होती है और इसमें क्या होता है? कल्पना का समावेश होता है। देखिए चिंतन कितना महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या होता है? देखिए, चिंतन में संवेदना भी होती है, प्रत्यक्षीकरण भी होता है, ध्यान भी होता है, स्मृति भी होती है, कल्पना का समावेश भी होता है। तो साथियों, इस प्रकार से चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। चिंतन क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। ठीक है। व्यक्ति की विचार प्रक्रिया में कोई ना कोई प्रयोजन निहित होता है। जब मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो है, अगर मनुष्य कोई विचार करता है तो उसकी विचार की जो प्रक्रिया है, उस विचार की प्रक्रिया में कोई ना कोई क्या होता है? प्रयोजन अवश्य होता है। यानी कि मनुष्य ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कारण के ही क्या करे? चिंतन करे। मनुष्य चिंतन करता है तो उसमें कोई ना कोई क्या होता है? प्रयोजन अवश्य ही होता है। साथियों, इसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए वो चिंतन का सहारा लेता है और व्यक्ति को अपनी इच्छाओं या लक्ष्यों की पूर्ति तथा समस्याओं को सुलझाने में अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। और इस प्रकार के कार्यों को सफलता प्राप्त करने के लिए उसे पहले से ही एक योजना बनानी पड़ती है, उसके अनुसार उस पर विचार विमर्श करना पड़ता है और उसको तब क्या मिलती है? सफलता मिलती है। तो आरंभ से शिक्षा के माध्यम से बालकों की चिंतन, प्रत्यय निर्माण और तर्क शक्ति के विकास पर हमको क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। साथियों, चिंतन की यदि हम बात करें तो वास्तव में चिंतन हमारे प्रतिदिन काम आने वाली एक ऐसा प्रत्यय है। और अब हम चिंतन की यदि परिभाषाओं की बात करें कि चिंतन को हम यदि समझना चाहें मनोविज्ञान के अनुसार, तो सबसे पहले हम चिंतन की परिभाषाओं की बात कर लेते हैं और उन परिभाषाओं से हम ये समझेंगे कि चिंतन वास्तव में क्या है। तो परिभाषाओं की यदि हम बात करें चिंतन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वारेन महोदय की। वारेन एक मनोवैज्ञानिक हैं और वारेन ने क्या कहा? वारेन ने चिंतन को एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रतिक्रिया माना है। अर्थात वारेन कहते हैं कि चिंतन एक प्रतीकात्मक स्वरूप की, एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। विचारात्मक प्रक्रिया है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा वारेन महोदय ने। ऐसा किसने कहा? ऐसा वारेन महोदय ने कहा। वारेन महोदय कहते हैं कि चिंतन एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। एक विचारात्मक प्रक्रिया माना है। ठीक है साथियों, एक विद्वान है, एक मनोवैज्ञानिक है रॉस।
इसको आप ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है ये। रोश ने कहा चिंतन एक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। रोश जो थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चिंतन जो है ये चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। क्या माना है? ज्ञानात्मक पक्ष माना है। रोश ने कहा कि जो चिंतन है वो मानसिक क्रिया तो है, लेकिन मानसिक क्रिया का भी क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष है, ऐसा रोश ने माना है। साथियों, हम बात करें यदि वैलेंटाइन की, तो वैलेंटाइन क्या कहते हैं? देखिए, चिंतन के बारे में जो वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक विवेचन में चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें विशेष रूप से श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं। वैलेंटाइन ने कहा कि मनोवैज्ञानिक विवेचन में चिंतन शब्द उस क्रिया के लिए किया जाता है, उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें विशेष रूप से श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं। साथियों, वैलेंटाइन ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने चिंतन के बारे में कहा कि मनोवैज्ञानिक विवेचन में चिंतन शब्द उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें विशेष रूप से श्रृंखलाबद्ध विचार, कैसे विचार? श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं। तो साथियों, ऐसा कहा वैलेंटाइन ने। तो हमने ये 3 परिभाषाओं के माध्यम से चिंतन को समझा। वारेन ने चिंतन को एक प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया माना है। रोश ने चिंतन को मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष माना है। और वैलेंटाइन ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक विवेचन में चिंतन शब्द उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें विशेष रूप से श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको बताते हैं कि जो चिंतन है उस चिंतन में जो विचार की प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो साथियों, हम बात कर लेते हैं वुडवर्थ की। जो वुडवर्थ हैं उन्होंने चिंतन प्रक्रिया में कुछ तत्व माने हैं। वुडवर्थ ने जो चिंतन प्रक्रिया है उस चिंतन प्रक्रिया में 5 मुख्य तत्व माने हैं। कितने तत्व माने हैं? 5 तत्व माने हैं। अर्थात जो वुडवर्थ हैं उन्होंने चिंतन की प्रक्रिया में 5 तत्वों को स्थान दिया है। साथियों, 5 तत्व वुडवर्थ ने कौन कौन से माने हैं? तो साथियों, वो 5 तत्व हैं। सबसे पहला है नंबर 1, किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होना। किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होना, ये पहला तत्व माना है वुडवर्थ ने कि जो विचार प्रक्रिया है उसमें जो मुख्य तत्व होते हैं उस प्रक्रिया में वो 5 तत्व होते हैं, जिनमें से पहला है किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होना। साथियों, दूसरा जो तत्व है वो उन्होंने माना है लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। तीसरा तत्व उन्होंने माना है पूर्व निरीक्षित तथ्यों अनुभवों का स्मरण करना। पूर्व निरीक्षित तथ्यों
या अनुभवों का स्मरण करना। चौथा तत्व विचार चिंतन प्रक्रिया में वुडवर्थ ने माना है पूर्व तथ्यों और अनुभवों को नए नमूने में संयुक्त करना, अर्थात पूर्व तथ्यों और अनुभवों को नए नमूने में यानी नए पैटर्न में, नए नमूने में संयोजित करना। और अंतिम और पांचवा जो चिंतन प्रक्रिया में उन्होंने तत्व माना है वो माना है आंतरिक वाक्पतियों आंतरिक वाक्यतियों और मुद्राएं। साथियों ये 5 तत्व माने हैं वुडवर्थ ने चिंतन की प्रक्रिया में। तो ये चिंतन की प्रक्रिया के 5 तत्व जो कि वुडवर्थ ने माने हैं। साथियों एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और आपने जॉन डीवी का नाम सुना होगा, जॉन डीवी सर। जो जॉन डीवी हैं उन्होंने विचार प्रक्रिया में 5 सोपान बताए हैं। जॉन डीवी ने क्या बताए हैं? 5 सोपान बताए हैं। अर्थात सोपान जो जॉन डीवी हैं उन्होंने कहा कि जो विचार की प्रक्रिया है उसमें 5 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं? 5 सोपान, यानी कि 5 चरण होते हैं। कोई भी जो विचार प्रक्रिया है वो 5 चरणों से होकर गुजरती है। नंबर 1 देखिए, पहला सोचने का जो प्रारंभ होता है वो किसी समस्या या कठिनाई के प्रेरणा से होता है। नंबर 1 सोचने का प्रारंभ किसी समस्या या कठिनाई की प्रेरणा से होता है। दूसरा सोपान उन्होंने बताया कि मस्तिष्क में संपूर्ण स्थिति की व्याख्या तथा समस्या का उद्घाटन होता है। यानी कि मस्तिष्क में संपूर्ण स्थिति की व्याख्या तथा समस्या का उद्घाटन होता है। साथियों तीसरा तत्व जॉन डीवी तीसरा सोपान माना कि विभिन्न सुझावों के आधार पर संभावित समाधानों का विवरण तैयार होता है। अर्थात विभिन्न सुझावों के आधार पर संभावित समाधानों का विवरण तैयार होता है। चौथा सोपान इन्होंने माना है जॉन डीवी ने कि प्रत्येक समाधान को भली भांति समझकर सर्वश्रेष्ठ समाधान को उपयोग के लिए प्रेषित किया जाता है। अर्थात प्रत्येक समाधान को, जितने समाधान प्राप्त होते हैं, प्रत्येक समाधान को भली भांति समझकर क्या करते हैं फिर? उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ समाधान होता है, कौन सा? सर्वश्रेष्ठ समाधान। उस सर्वश्रेष्ठ समाधान को क्या करते हैं? उपयोग के लिए प्रेषित कर देते हैं। उसको उपयोग के लिए क्या कर देते हैं? प्रेषित कर देते हैं। और पांचवा जो सोपान होता है चिंतन का, वो होता है पुनर्निरीक्षण। प्रयोग तथा परिणाम के अनुसार
के अनुसार समाधान स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो साथियों, जॉन डेवी के अनुसार, जो कि एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री रहे हैं जॉन डेवी, उन जॉन डेवी के अनुसार चिंतन की प्रक्रिया के, विचार प्रक्रिया के 5 सोपान या 5 चरण होते हैं। पहला चरण होता है सोचने का प्रारंभ, किसी समस्या या कठिनाई की प्रेरणा से होता है। दूसरा, मस्तिष्क में संपूर्ण स्थिति की व्याख्या तथा समस्या का उद्घाटन होता है। विभिन्न सुझावों के आधार पर संभावित समाधानों का विवरण दिया जाता है। प्रत्येक समाधान को भलीभांति समझकर फिर सर्वश्रेष्ठ समाधान को उपयोग के लिए आगे प्रस्तुत कर दिया जाता है। और पांचवा होता है पुनर्निरीक्षण, प्रयोग तथा परिणाम के अनुसार समाधान स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस प्रकार से चिंतन की प्रक्रिया क्या होती है? संपूर्ण होती है। साथियों, अब हम बात करते हैं चिंतन की जो प्रक्रिया है, उस चिंतन की प्रक्रिया को किस प्रकार से अन्य मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है। साथियों, बात करें हम मनोवैज्ञानिक हगस की। एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हगस। इन मनोवैज्ञानिक ने भी क्या किया है? चिंतन की प्रक्रिया के 4 सोपान बताए हैं। चिंतन प्रक्रिया के कितने सोपान बताए हैं? 4 सोपान इन्होंने बताए। जैसे जॉन डेवी सर ने 5 सोपान बताए, ऐसे ही इन्होंने क्या बताए? चिंतन की प्रक्रिया के कितने सोपान बताए? 4 सोपान इन्होंने बताए। साथियों, इनके अनुसार पहला सोपान है चिंतन की प्रक्रिया का समस्या का सही आकलन। समस्या का सही आकलन, ये पहला सोपान है। ठीक है। दूसरा सोपान इन्होंने बताया समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन, यानी कि समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन। और तीसरा सोपान उन्होंने बताया निष्कर्ष पर पहुंचना। निष्कर्ष पर पहुंचना। और चौथा और अंतिम सोपान उन्होंने बताया है निष्कर्ष का परीक्षण। निष्कर्ष का परीक्षण। देखिए साथियों, समझे इन 4 सोपानों को, बहुत महत्वपूर्ण है चारों सोपान। जो मनोवैज्ञानिक हगस हैं उन्होंने चिंतन की प्रक्रिया के 4 सोपान बताए। कितने सोपान बताए? 4 सोपान। पहला उन्होंने बताया कि समस्या का सही आकलन, यानी पहले तो ये करना है कि समस्या वास्तव में है क्या, उसका सही क्या होना चाहिए? आकलन होना चाहिए। फिर दूसरा है समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन करो, कि जो समस्या है उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सब का क्या होना चाहिए? संकलन होना चाहिए। उसके बाद फिर निष्कर्ष पर पहुंचो, और निष्कर्ष से जो प्राप्त होता है उसका क्या करो? परीक्षण करो। इस प्रकार से 4 चरणों में मनोवैज्ञानिक हगस के अनुसार चिंतन की प्रक्रिया जो है वो क्या होती है? संपन्न होती है। साथियों, ये हमने चिंतन के सोपान पढ़े। अब हम बात करते हैं चिंतन के प्रकार की। चिंतन के प्रकार। साथियों, चिंतन के प्रकार की यदि हम बात करें तो अपन को मुख्य रूप से 8 प्रकार के चिंतन पढ़ने हैं। देखिए, चिंतन के प्रकार अपन को 8 पढ़ने हैं। एक होता है प्रत्यक्षीकरण चिंतन, नंबर 1। प्रत्यक्षीकरण चिंतन। दूसरा होता है प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन। नंबर 3 होता है कल्पनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन। नंबर 4 होता है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन। 5वां होता है केंद्रीकरण चिंतन। केंद्रीकरण चिंतन, जिसको हम परंपरागत चिंतन भी कहते हैं। परंपरागत चिंतन।
छठा होता है विकेंद्रीकरण चिंतन या सृजनात्मक चिंतन। विकेंद्रीकरण चिंतन या सृजनात्मक चिंतन। सातवां प्रकार होता है निगमन चिंतन। और आठवां प्रकार होता है आगमन चिंतन। आगमन चिंतन। तो साथियों इस प्रकार से ये 8 प्रकार का चिंतन होता है। प्रत्यक्षीकरण चिंतन पहला देखिए। प्रत्यक्षीकरण चिंतन क्या है? इस प्रकार का जो चिंतन होता है ना, ये पशुओं और छोटे बालकों में पाया जाता है। ठीक है। और इस प्रकार के चिंतन का जो मुख्य आधार होता है ना, वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ठीक है। इनमें संवेदना और प्रत्यक्षीकरण क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जैसे हम कहें, ये चिंतन पूर्व अनुभवों पर क्या होता है? आधारित होता है। जैसे जब कक्षा, मान लो एक बार आग से जला हुआ बालक पुनः जब आग को देखता है ना, तो वो भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसको अनुभव है। उसको क्या है? अनुभव होगा है कि भाई आग से क्या होता है। ठीक है। इसी प्रकार बालक जब कक्षा में गृह कार्य करके नहीं लाता है, तो उसे दंड मिलने का भय होता है। तो इस प्रकार से ये पूर्व ज्ञान पर यानी अनुभवों पर भी क्या होता है? आधारित होता है। अब हम यदि बात करें प्रत्यात्मक चिंतन की, तो देखिए प्रत्यात्मक चिंतन क्या है? ये चिंतन का सर्वोच्च रूप है। चिंतन का क्या है? ये सर्वोच्च रूप है। कौन सा? प्रत्यात्मक चिंतन। ठीक है। प्रत्यात्मक चिंतन में पूर्व निर्मित का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो प्रत्यक्षीकरण तथ्यों से हटकर प्रत्ययों पर पहुंच जाता है। तो साथियों कल्पनात्मक चिंतन की यदि हम बात करें, जैसा कि इसका नाम है, इस प्रकार के चिंतन में कोई वस्तु या परिस्थिति जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से क्या नहीं होती? उपस्थित नहीं होती है कल्पनात्मक में। इसमें प्रत्यक्ष का अभाव होता है, क्योंकि कल्पना है भाई, ये तो कल्पनाओं पर आधारित है। तार्किक चिंतन क्या है? तार्किक चिंतन ये सर्वोत्कृष्ट चिंतन है। ठीक है। यह है सर्वोत्कृष्ट चिंतन। सर्वोत्कृष्ट चिंतन तार्किक जो चिंतन है। ठीक है। साथियों डीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन भी कहा। और चिंतन की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए प्रत्यय निर्माण, तर्क और समस्या समाधान के विषय में अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक। परंपरागत या केंद्रीकरण चिंतन क्या है? केंद्रीकरण कहो या परंपरागत कहो। ठीक है। एक सामान्य प्रकार का चिंतन है। ये क्या है? एक सामान्य प्रकार का क्या है? चिंतन होता है। ठीक है। और इसको प्रत्येक व्यक्ति करता ही करता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी तथ्य या विषय घटना के विषय में स्वयं विचार करता है और निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। ठीक है। तो इस चिंतन से अभिप्राय है कि भाई एक समस्या के अंदर अनेक विकल्प हैं, परंतु सही विकल्प का चुनाव करना। ठीक है। विकेंद्रीकरण चिंतन की यदि हम बात करें, जिसको सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है, तो देखो ये एक असामान्य प्रकार का चिंतन है, क्योंकि प्रत्येक बालक या प्रत्येक व्यक्ति सृजनात्मक नहीं हो सकता, क्रिएटिव नहीं हो सकता है। ठीक है। और यदि हम निगमन चिंतन की बात करें, ठीक है, तो इसकी ये विशेषता होती है पूर्व निर्धारित नियमों सामान्यकरण के आधार पर किसी विशिष्ट तथ्य संबंधी प्रतिपुष्टि की प्राप्ति करते हैं। निगमन नियमों का आधार पर, जो पहले से नियम बने हैं उनके आधार पर क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। आगमन चिंतन क्या है? आगमन चिंतन में कुछ विद्वान मानते हैं कि भाई आगमन चिंतन प्रक्रिया जो है वो निगमन के विपरीत होती है, अर्थात इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट समस्या को लेकर सामान्य नियम का प्रतिपादन किया जाता है। ये होता है साथियों आगमन चिंतन। तो साथियों ये हैं चिंतन के प्रकार, जो कितने हैं? अपन को 8 पढ़ने हैं। अब साथियों एक छोटी सी बात और हमको समझनी है, और वो ये है कि चिंतन या विचार के उपकरण कौन कौन से हैं। अर्थात चिंतन जिसको हम विचार भी कहते हैं, चिंतन को क्या कहते हैं? विचार। तो इस चिंतन के या विचार के उपकरण कौन कौन से इसके उपकरण होते हैं? साथियों चिंतन या विचार के उपकरणों की यदि हम बात करें, तो इसके 3 उपकरण होते हैं। नंबर 1 प्रतिमा यानी इमेज। प्रतिमा यानी जिसको हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। दूसरा होता है संकेत एवं चिन्ह। दूसरी क्या होती है? संकेत एवं चिन्ह।
और तीसरा होता है साथियों भाषा। तो इस प्रकार से ये चिंतन के या विचारों के क्या हैं, 3 उपकरण होते हैं, प्रतिमा, संकेतन चिन्ह और भाषा। साथियों ये है चिंतन, जिसके बारे में हमने आपको आज विस्तार से बताया। आज की महत्वपूर्ण कक्षा थी, हमने आपको चिंतन के बारे में बताया। साथियों अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कल्पना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।